हेलो फ्रेंड। तो आज का हमारा नया टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ये 2020 का सबसे प्रचलित टॉपिक है। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। जो जो मेन मुख्य बातें हैं उन सभी को आज हम इस यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति समझनी हो तो लास्ट तक बने रहिए। इसकी मुख्य मुख्य बातें हम शुरू करते हैं। तो चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इवोल्यूशन एजुकेशन पॉलिसी। तो इसमें कि सबसे पहली बात है, शिक्षा नीति का लक्ष्य 100% युवा और वयस्क साक्षरता को प्राप्त करना है। इसका मतलब है कि 100% युवाओं और वयस्क को जो साक्षरता प्राप्त करने का इसका लक्ष्य रखा गया है। सेकंड पॉइंट है शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे ताकि जीडीपी का 6% हिस्सा जल्द और जल्द पहुंच सके। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि कितने का टारगेट रखा गया है। जीडीपी का 6% का टारगेट रखा गया है। अगर आपको शिक्षा में बेहतर सुधार चाहिए तो अपने जीडीपी का अधिकतम खर्च करना पड़ेगा। इसका MO का नाम बदलकर मो एजुकेशन रख दिया। मतलब इसका जो पुराना नाम था उसका नाम बदलकर शिक्षा नीति वापस कर दिया गया। आगे चलते हैं। स्कूल में एजुकेशन किस तरह से होगा तो वो देखते हैं कि स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है। NEP 2020 के तहत स्कूली बच्चों में से करीब 2 करोड़ को वापस मुख्य धारा में लाया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर जो पहले किसी कारणवश या आपसी जो भी रहती है प्रॉब्लम, उसकी वजह से जो भी लोग अपनी शिक्षा को पहले छोड़ चुके हैं उन सभी को वापस शिक्षा के लिए तैयार किया जाएगा। उनको भी शिक्षा मिलेगी दोबारा से। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि स्कूली पाठ्यक्रम की 10+2 संरचना को क्रमशः 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 वर्ष की आयु के अनुरूप। अब इसका मतलब है कि 10+2 तो अब सरकार ने ख़त्म कर दी, उसकी जगह पर ये नई शिक्षा प्रणाली आया। तो इसमें 3 से जो 8 वर्ष के बच्चे हैं उनको फिफ्थ 5 तक, 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए 5 तक जो शिक्षा प्रणाली है, 8 से 11 वर्ष के लिए 3 होगा, 11 से 14 वर्ष के लिए 3 साल और 14 से 18 वर्ष के लिए 4 साल द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। मतलब 3 से जो 8 वर्ष के बच्चे उनको 5वीं तक प्रवेश मिलेगा, 8 से 11 वर्ष के लिए तीसरी के लिए, 11 से 14 के लिए 14 वर्ष के जो विद्यार्थी है उनको 3 और 14 से 18 वर्ष के लिए 4। तो इस 10+2 कदम करके कुल मिला के ये 5+3+3+4 का पाठ्यक्रम सुनिश्चित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इसमें अब तक 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाया जाएगा, जिसे बच्चों की मानसिक संकायों के विकास के लिए विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में मान्यता दी जाएगी। अर्थात जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनको मानसिक कार्य के लिए तैयार किया जाएगा। अर्थात अपनी जो खेल कूद रहते हैं, प्ले ग्रुप रहता है, उसमें इनको शिक्षा दी जाएगी। नई शिक्षा व्यवस्था में 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी, जिसमें पहली 3 साल आंगनबाड़ी की स्कूली शिक्षा दी जाएगी। अर्थात जो पाँच था उसमें जो 3 साल तक है वो आंगनबाड़ी की शिक्षा मिलेगी। आंगनबाड़ी का मतलब है कि उसमें खेल कूद होगा, सभी कुछ होगा उसमें। आंगनबाड़ी के बाद जो 2 बचते हैं, 5 में 3 साल तो आंगनबाड़ी, उसके बाद पहली और दूसरी शिक्षा उसमें आती है। अब आगे चलते हैं कि NCERT 8 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन NCPFEE के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षिक ढांचा तैयार करेंगे। अर्थात CBSE में भी अब वो जो स्टार्टिंग से इंग्लिश चालू हो जाती है वो नहीं होगी, उसके लिए अब 8 साल के बच्चों के लिए चाइल्ड हर्ड केयर एजुकेशन को विकसित करेंगे। अब आगे चलते हैं। कि अगला पॉइंट है, संख्या के साथ बुनियादी संचालन पढ़ने
लिखने और काम करने की क्षमता जो इन पे विकसित की जाएगी। एनईपी 2020 में एनईपी 2020 में एमएचआरडी द्वारा नेशनल मिशन ऑन फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेंसी पर राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का आह्वान किया गया है। राज्य 2025 तक सभी विद्यार्थियों बाय थर्ड क्लास के लिए सभी प्राथमिक स्कूलों में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने के लिए एक कार्यान्वयन योजना तैयार करेंगे। एक राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति बनाई जाएगी इसके लिए। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है छात्रों के लिए विषय के विकल्प और लचीलापन बढ़ेगा। मतलब पहले जो फिक्स रहता है कि साइंस वाला साइंस ही पढ़ेगा, अब वो साइंस वाला आर्ट्स भी ले सकता है, आर्ट्स के सब्जेक्ट ले सकता है, तो उसके पास विकल्प होगा। अगली बात है कला और विज्ञान के बीच पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच व्यावसायिक और अकादमिक धाराओं के बीच कठोर अलगाव नहीं होगा। यह भी मुख्य बात है। इसके बाद है व्यावसायिक शिक्षा 6वीं कक्षा में से स्कूलों में शुरू होगी और इंटर्नशिप इसमें शामिल होगी। मतलब छठी कक्षा के बच्चों के लिए भी एजुकेशन स्कूल में स्टार्ट होगी और उनके लिए भी इंटर्नशिप का प्रावधान करा गया है। अगले पॉइंट पे चलते हैं कि एनसीईआरटी द्वारा क्या है। एनसीईआरटी द्वारा स्कूल शिक्षा के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा जिसका नाम है NCFFI 2020-21 विकसित किया जाएगा। यह भी आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसका नाम याद रखना है NCFFE। अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो अगला पॉइंट है इस नीति में मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा को कम से कम कक्षा 5 तक, मतलब जो भी अपनी मातृभाषा है, मदर लैंग्वेज है, वो 5वीं कक्षा तक इनको सिखाई जाएगी। संभवतः कक्षा 8 तक या उनसे आगे भी पढ़ने पर बल दिया जाएगा। अगर हो सके तो उससे आगे भी इनको मातृभाषा में शिक्षा मिल सके, उसके लिए प्रयास किया जाएगा। अगला पॉइंट है इसके अतिरिक्त अन्य शास्त्रीय भाषाएं या साहित्यिक भाषाएं भी विकल्प के रूप में उपलब्ध होगी। अर्थात मतलब अगर आप किसी शास्त्रीय भाषा या साहित्य भाषा की भी जानकारी लेना चाहे या पढ़ना चाहे तो उनके भी विकल्प उपलब्ध होंगे। किसी भी विद्यार्थी पर भाषा थोपी नहीं जाएगी। अर्थात किसी भी विद्यार्थी पर ज़बरदस्ती ये कि यही भाषा ले, उस पर कोई भी उस पर जबरन नहीं थोप पाएगा। विद्यार्थी स्वयं स्वतंत्र होगा कि उसे क्या इच्छित विकल्प चुनने हैं। अगला पॉइंट है विद्यार्थियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत लैंग्वेज ऑफ इंडिया के रूप में फन एक्टिविटी के माध्यम से दूसरी भाषाओं को सिखाया जाएगा। अर्थात भारतीय भाषा के साथ साथ अन्य भाषाएं को भी विद्यार्थी सीख पाएंगे। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है इसमें जेंडर इंक्लूड फंड की स्थापना और वंचित क्षेत्र और समूह के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र भी शामिल है। प्रत्येक राज्य या जिले को कला से संबंधित, करियर से संबंधित और खेल से संबंधित गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक विशेष दिन बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। अर्थात इनके जो करियर से संबंधित खेल कूद के लिए गतिविधियों के लिए एक अलग से बाल भवन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। अगला पॉइंट है स्कूल बुनियादी ढांचे का उपयोग सामाजिक चेतना केंद्रों के रूप में किया जाएगा। अर्थात स्कूल का जो उपयोग है सामाजिक चेतना के रूप में भी किया जाएगा। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि NEP 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में नीति निर्माण, नियमन, संचालन एवं अकादमी मामलों के लिए स्पष्ट अलग प्रणाली की परिकल्पना की जाएगी। अगला पॉइंट है राज्य केंद्र स्वतंत्र राज्य स्कूल मानव प्राधिकरण SSSA। ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछ सकता है कि SSSA की फुल फॉर्म क्या है। तो केंद्र स्वतंत्र राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण की स्थापना करेंगे। तो SSSA द्वारा निर्धारित सभी बुनियादी विनायकम सूचनाओं का पारदर्शी सार्वजनिक आत्म प्रकटीकरण, सार्वजनिकरण, निरीक्षण और जवाबदेही के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि
CERT के सभी हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से एक स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रत्यार्पण फ्रेमवर्क SOAAF विकसित करेंगे। अगला मुख्य बिंदु है कि इस नीति में लचीले पाठ्यक्रम के साथ व्यापक आधारित बहुविषयक समग्र अवर स्नातक शिक्षा विषय के रचनात्मक संयोजन, व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण और उचित प्रमाणन के साथ कई प्रवेश और निकास बिंदुओं की परिकल्पना की गई है। यूजी शिक्षा इस अवधि के भीतर कई निकास विकल्प और उचित प्रमाण के साथ 3 या 4 साल की हो सकती है। यूजी जो कॉलेज शिक्षा है वो 3 या 4 साल की हो सकती है। इस पर अभी इसका भी इन्होंने निर्णय किया है। अगला पॉइंट है कि IIT, IIM और समकक्ष बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय को देश में वैश्विक मानकों की सर्वश्रेष्ठ बहुविषयक शिक्षा के मॉडल के रूप में स्थापित किया जाएगा। अर्थात जो IIT, IIM ऐसी जो अनुसंधान विश्वविद्यालय उनको बहुशिक्षक शिक्षा के मॉडल के रूप में स्थापित करने पर जोर दिया जाएगा। अगला पॉइंट है कि NCERT के परामर्श से NCTE द्वारा शिक्षक शिक्षा के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा NCFTE 2021 तैयार किया जाएगा। 2020 तक टीचिंग के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 4 साल इंटीग्रेटेड BEd डिग्री होगा। अर्थात 2030 तक जो टीचर्स के लिए वो क्वालिफिकेशन जो 4 साल की BEd है, 4 साल की इंटीग्रेटेड BEd है, इसमें कॉलेज और BEd दोनों आ जाएंगे आपके। तो उसी पर जोर दिया जाएगा, उसी की डिग्री मान्य होगी आने वाले समय में। अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो ग्रो इनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए इसका विस्तार किया जाएगा। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों और डिजिटल भंडार अनुसंधान के लिए वित्त पोषण, बेहतर छात्र सेवाएं, MOOC की क्रेडिट आधारित मान्यता आदि जैसे उपायों को यह सुनिश्चित करने के लिए लिया जाएगा कि यह उच्चतम गुणवत्ता वाले इन क्लास कार्यक्रमों के बराबर है। ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल शिक्षा पर बढ़ावा दिया जाएगा। स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों की शिक्षा जरूरतों को देखने के लिए MHRD ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल कंटेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग के निर्माण के उद्देश्य में एक समर्पित इकाई बनाई जाएगी। मतलब जो डिजिटल शिक्षा है उस पर जोर दिया जाएगा, उसके लिए कैंपस, डिजिटल कंटेंट और डिजिटल कैंपस बनाया जाएगा। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है सीखने मूल्यांकन योजना प्रशासन को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचार से मुक्त आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच बनाया जाएगा। शिक्षा योजना में क्या शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन होंगे, प्रशासन और प्रबंधन, रेगुलेशन, सेल्फ डिस्क्लोजर और मिनिमम ह्यूमंस इंटरफेरेंस होगा। तो दोस्तों ये थी शिक्षा नीति। इससे संबंधित हमने जो मुख्य बिंदु थे वो आपको बता दिए हैं। अगर इससे और भी कुछ अच्छी जानकारी हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे ताकि आपको ये जो है राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए तथा बेल आइकन पर क्लिक कर दिए ताकि जो अगली वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। अभी के लिए हम विदा चाहते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।